है कि वित्त आयोग फाइनेंस रिलेशन से ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं वो मैंने आपको बता दी कौन कौन सी। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, वित्त आयोग की संरचना कितने सदस्यों से मिलकर होती है, तो मैंने बताया एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य। अध्यक्ष के लिए किन योग्यताओं का होना आवश्यक है कि भाई इनके लिए कौन कौन से कार्य होते हैं कि इनके अध्यक्ष की कार्य अवधि या सदस्यों की कार्य अवधि क्या होती है, तो वो भी हमने जिक्र कर। अनुच्छेद 267 में आपको पता चलता है कि भारत की एक आकस्मिक नीति आर्टिकल 280 यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत पता चलता है किसके बारे में, वित्त आयोग के बारे। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी दोस्तों। मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत है आप सभी का पढ़ाई लिखाई के प्लेटफॉर्म एग्जाम रेल में। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 12 के बारे में, जिसमें आपको बताया है वित्तीय संबंध के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि इससे पिछली क्लास के अंदर या पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था भारतीय संविधान का भाग 11, और भाग 11 के अंदर हमने देखा केंद्र एवं राज्यों के बीच में संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि वो जो संबंध हमने पढ़े वो 2 प्रकार के पढ़े थे, एक प्रशासनिक संबंध और दूसरा विधायिक संबंध। और उसी समय मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे वित्तीय संबंध के बारे में भी, लेकिन उसको भाग 12 के अंदर डिस्कस करेंगे, पार्ट 12 के अंदर डिस्कस करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं, कितने पार्ट्स हैं, तो ध्यान रखेंगे 22 भाग हैं। और इसी 22 में से 12वें नंबर का जो भाग है वो वित्तीय संबंध से संबंधित है। और ध्यान रखें कि वित्तीय संबंध के अंदर सबसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है, वित्त आयोग। कौन सा? वित्त आयोग। और कहा जाता है कि अगर वित्तीय संबंध से क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान में, तो वो कहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है? वित्त आयोग से ज़्यादा पूछा जाता है, फाइनेंस कमीशन से ज़्यादा पूछा जाता है। अब सबसे ही पहले आपको 2 आर्टिकल पढ़ लेने हैं, बहुत छोटे से 2 आर्टिकल, 2 अनुच्छेद हैं, उनको जान लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वित्त आयोग के बारे में। तो बेटा याद रखें, सबसे ही पहला अनुच्छेद या सबसे ही पहला आर्टिकल अगर आपको पढ़ना है तो वो है अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 में हमें पता चलता है भारत की एक संचित निधि होगी, भारत की एक संचित निधि होगी। इस बात का हमें पता चलता है किसमें, अनुच्छेद 266 में। अब सर ये संचित निधि क्या होती है, तो ध्यान रखेंगे कि जितना भी टैक्स पेयर टैक्स जमा करते हैं, जितना भी टैक्स जमा होता है वो सब किस में जाता है, संचित निधि में जाता है। और इसी संचित निधि से हमारे भारत के बड़े बड़े पद अधिकारियों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ये बात आपने पहले भी कई बार सुनी होगी कि इनका वेतन और भत्ते संचित निधि पर आधारित होते हैं। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंदर हमने राज्य की संचित निधि के बारे में पढ़ लिया है, और उसी के साथ हमने पढ़ा था 243 के 1 में क्या, राज्य के वित्त आयोग के बारे में भी। तो जो संचित निधि है, हम भारत की संचित निधि की बात कर रहे हैं, और ये किसमें, अनुच्छेद 266 में। और ध्यान रखेंगे कि भारत की संचित निधि से पैसा निकालने का या धन निकालने का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो ध्यान रखिए वो केंद्र के पास है। किसके? केंद्र के पास। मतलब कहने का यह है कि केवल केंद्र ही क्या कर सकता है, भारत की संचित निधि से धन निकाल सकता है, पैसा निकाल सकता है। इसी के साथ आर्टिकल नंबर 267 अनुच्छेद 267 में आपको पता चलता है कि भारत की एक आकस्मिक निधि होगी। कैसी? भारत की एक आकस्मिक निधि होगी, इस बात का पता चलता है हमें अनुच्छेद 267 में। और ध्यान रखिए, आकस्मिक निधि से अगर पैसा निकालने की शक्ति आपसे पूछ ली जाए तो केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं। इनके अलावा कोई भी अन्य सदस्य आकस्मिक निधि का प्रयोग नहीं करेगा। ये बात वर्णित है भारतीय संविधान के अंदर। और ध्यान रखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति आकस्मिक निधि का प्रयोग कब करेंगे, जब भारत के अंदर लगा होगा आपातकाल, यानी कि भारत में आपातकालीन की स्थिति लागू होगी, तब आकस्मिक निधि का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा।
अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं वित्त आयोग के बारे में बेटा। तो ध्यान रखें, भारत के अंदर या भारतीय संविधान के अंदर अगर जो वित्त आयोग बनेगा वो किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के तहत बनेगा, तो ध्यान रखेंगे वो बनेगा आर्टिकल 280, यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत पता चलता है किसके बारे में, वित्त आयोग के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में। और ये वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, और वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए हमारे पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, किन सदस्यों के लिए किन योग्यताओं का होना ज़रूरी है, वो सभी बातें अभी हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फटाफट से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई सुझाव हो तो वो हमें बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। चलिए मेरे भाई, हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 280 के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इस बात को ध्यान रखें, यानी कि महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद है। और इसके अंदर क्या बताया है, वित्त आयोग के बारे में बताया है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया है कि भारत का एक क्या होगा, वित्त आयोग होगा अनुच्छेद 280 के तहत। और ध्यान रखें, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे वित्त आयोग का गठन करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन? भारत का राष्ट्रपति। और एक वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है, तो बेटा याद रखें केवल 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और प्रत्येक 5 वर्ष में एक नए वित्त आयोग का गठन कर दिया जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इस बात का प्रावधान किसमें किया गया है, अनुच्छेद 280 में किया गया है। अब इसी के साथ और भी कौन से प्रावधान हैं और भी कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो वित्त आयोग के बारे में हैं, तो ध्यान रखिए वित्त आयोग की संरचना या वित्त आयोग में कितने सदस्य होंगे, इस बात का पता चलता है हमें किस आर्टिकल से, तो वो आर्टिकल 280 ही है। लेकिन आपको एक बात ये याद रखनी है कि आर्टिकल 280 में ही क्या बताया है, पूरा का पूरा वित्त आयोग बताया है। तो वित्त आयोग की संरचना में कितने सदस्य होंगे, तो ध्यान रखेंगे एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य होंगे किसमें, वित्त आयोग में, फाइनेंस कमीशन में। और इसी के साथ आपको याद रखना है बेटा क्या, कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है या वित्त आयोग का जो चीफ है, ये बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए हमारे पास कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो याद रखेंगे अध्यक्ष बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए कि आप हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि सर मुझे क्या बनना है, वित्त आयोग का अध्यक्ष बनना है, वो कमेंट करके पूछता है, तो मैं उसको बता देता हूँ पहले ही कि आपके पास क्या होना चाहिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कैसे बना जाता है, तो मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आपकी अधिकतम आयु 62 वर्ष से कम हो। दूसरी बात, आप भारत के नागरिक हों। तीसरी बात, आप दिवालिया ना हो। ये बात तो बहुत कॉमन है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट के अंदर ही, उच्च न्यायालय के अंदर ही आपके पास क्या होना चाहिए, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए वकालत का। यानी कि या तो आप उच्च न्यायालय के अंदर 10 वर्ष तक वकील रहे हों, या फिर आपने किसी अन्य न्यायालय के अंदर, किसी अन्य कोर्ट के अंदर एज ए जज, यानी कि आपने एज ए न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, वो भी कितने वर्ष के लिए, तो 10 वर्ष के लिए। तो साफ कहने का मतलब यह है कि आप हाई कोर्ट के न्यायाधीश तभी बन सकते हैं जब आपके पास 10 वर्ष का वकालत का अनुभव हो। कहाँ का, उच्च न्यायालय का, या फिर किसी भी निम्नतम न्यायालय का क्या हो, 10 वर्ष का न्यायाधीश रहने का अनुभव हो, तभी आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। इसी के बाद आप ध्यान रखेंगे दूसरी योग्यता क्या और चल सकती है। सर हम हाई कोर्ट के जज नहीं हैं, तो आप क्या हो सकते हो बेटा, कैग बनने की योग्यता रखते हो, कैग बनने की योग्यता रखते हो।
अब सर कैग कैसे बना जाता है, कैग की योग्यता क्या होती है, वो भी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि कैग बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित। और इसी के लिए ध्यान रखेंगे, अगर आपको वित्त आयोग का अध्यक्ष बनना है तब भी क्या होना चाहिए, आपके पास वित्त का या फिर कह सकते हैं आप किसका, लेखा जोखा का। कैसे लेखा जोखा का, परीक्षा या सॉरी किसका, आपके पास वित्त से संबंधित लेखे जोखे का क्या होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो वित्त का या लेखे जोखे का अच्छा ज्ञान, लेखा जोखा का अच्छा ज्ञान आपका होना चाहिए। और अगर आपके पास अच्छा ज्ञान है तो आप क्या बन सकते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखें कि आपके पास क्या होना चाहिए, वित्त आयोग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए प्लस अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छी ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का अच्छा ज्ञान है तब भी आप क्या बन सकते हैं, भारत में वित्त आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब सर यहाँ पर योग्यता तो ठीक है, चलो हम बन गए, लेकिन इनके कार्य तो बता दीजिए कि वित्त आयोग का कार्य क्या होता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट निकालें, आगे चलते हैं, कार्य समझते हैं वित्त आयोग के। हुआ, चलिए वित्त आयोग के कार्य क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे ही पहले मैंने आपको कल बताया था कि केंद्र और राज्य के बीच केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा या संबंध मैंने बताए थे कि संबंध किस प्रकार से हो सकते हैं। तो जब संबंध होंगे तो क्या होगा, बंटवारा भी होगा। और बंटवारा किस प्रकार का, तो वो देखिए, वित्त आयोग का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह राज्य व केंद्र के बीच धन का बंटवारा करे। किसका, धन का बंटवारा करे। मतलब धन का जो बंटवारा है वो केंद्र और राज्य के बीच कौन करेगा, वित्त आयोग करेगा, फाइनेंस कमीशन करेगा। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कार्य क्या होगा, तो ध्यान रखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य है कि यह संचित निधि और आकस्मिक निधि, जो कि मैंने आपको बताया 266 और 267 आर्टिकल के अंदर, संचित निधि और आकस्मिक निधि के बीच भी क्या करेगा, धन का बंटवारा करेगा। इन दोनों ही निधियों के बीच में, इन दोनों ही फंड्स के बीच में कितना कितना पैसा बांटना है, कितना कितना पैसा दिया जाना है, इस बात का डिसीजन भी कौन लेता है, वित्त आयोग लेता है। तो संचित निधि और आकस्मिक निधि के बीच धन का बंटवारा इसी के साथ तीसरा इंपॉर्टेंट कार्य इसका क्या होगा, तो ध्यान रखें, तीसरा इंपॉर्टेंट इसका कार्य होगा क्या, कि वित्त आयोग ही क्या करता है, भारत के अंदर फाइनेंस से संबंधित कोई समस्या हो तो उसको सुलझाता है, उस समस्या को दूर करता है। और हमारे भारत के राष्ट्रपति को एक सलाह देता है, एक एडवाइस देता है, किससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वित्त से संबंधित। और आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति हमेशा अब किसी भी कार्य को एक सलाह पर ही या सलाह के आधार पर ही करता है। तो उसी के अनुसार अगर देखा जाए तो वित्त संबंधी सलाह भारत का राष्ट्रपति किससे लेगा, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष से लेगा। तो आप कह सकते हैं कि वित्त आयोग राष्ट्रपति को वित्त संबंधी सलाह देता है, वित्त संबंधी सलाह देता है। इज दैट क्लियर और नॉट, मुझे बताइए। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए वित्त आयोग की कार्य अवधि क्या होगी, इसका कितना टाइम ऑफ पीरियड या टर्म ऑफ पीरियड होगा, तो ध्यान रखेंगे ये टर्म ऑफ पीरियड होगा 5 वर्ष। मतलब 5 ईयर का टाइम ऑफ पीरियड होगा किसका, वित्त आयोग का। और अगर पूछ ले जाए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष का कितना होगा टाइम ऑफ पीरियड, यानी कि कितने समय तक वित्त आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर बना रह सकता है, तो ध्यान रखें या तो वह 5 वर्ष तक लगातार रहेगा या फिर 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक, 65 वर्ष की अधिकतम आयु। कहने का मतलब है कि अगर वित्त आयोग के अध्यक्ष की आयु कितनी हो चुकी है, 65 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है और अभी उसको 5 वर्ष नहीं हुए हैं अपने पद पर, तब भी उसे अपना पद छोड़ना होगा। और अगर 65 वर्ष का वह नहीं हुआ है और केवल 5 वर्ष
वो क्या कर सकता है, अपना कार्य कर सकता है और 5 वर्ष पूरे होने के पश्चात उसको पद छोड़ना होगा। इस बात को याद रखेंगे कि या तो वो 65 वर्ष के बाद अपने पद को छोड़े या फिर 5 वर्ष पूरा करने के बाद अपने पद को छोड़े, 65 वर्ष की अधिकतम आयु के बाद। तो दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा उसी के अनुसार भारत में वित्त आयोग का अध्यक्ष अपने पद से पद मुक्त हो जाएगा। और ये बात आपको कितनी समझ में आई कितनी नहीं आई फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दें। और मैं यहीं पर आप लोगों के साथ ये वित्त आयोग के चैप्टर को क्लोज करता हूँ। कहने का मतलब यह है कि वित्त आयोग फाइनेंस रिलेशन से ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं वो मैंने आपको बता दी। कौन कौन सी? सबसे पहली कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। दूसरी बात क्या हमने देखी कि वित्त आयोग के लिए कितने सदस्य होते हैं या वित्त आयोग की संरचना कितने सदस्यों से मिलकर होती है। तो मैंने बताया एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। दूसरी बात कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए किन किन योग्यताओं का होना ज़रूरी है वो डिस्कस किया। तीसरा बात हमने देखा कि भाई इनके लिए कौन कौन से कार्य होते हैं कि यानी कि वित्त आयोग किन किन कार्यों को करता है, तो ये हमने डिस्कस किए। साथ ही हमने देखी कि इनके अध्यक्ष की कार्य अवधि या सदस्यों की कार्य अवधि क्या होती है, तो वो भी हमने जिक्र कर लिया है वित्त आयोग के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से फटाफट से शेयर करें। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रेल। धन्यवाद।